तो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। पहला पार्ट आ चुका है। वो लेक्चर बहुत ही लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और टेस्ट में डिफरेंस और उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है कि पूरे उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर अच्छे से डीपली साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पढ़ ही लिया है। अगर जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लो, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ओके। सो चलिए थोड़ा सा अब समझ में आएगा। ठीक है, जिन्होंने देखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में समझा दिया था। यहाँ थोड़ा हम इन डेप्थ देख लेते हैं, क्योंकि हमको आंसर राइटिंग करनी है। हमको सिर्फ स्टैटिक नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप तो हमारा क्वेश्चन पेपर आने नहीं वाला। ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। द टर्म क्लोजली एसोसिएटेड विद असेसमेंट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है। विद एनास्टेसिया एंड उर्बिना। ठीक है। इन 1997। ठीक है, इन 1997 defined as an standardized measure of sample of behavior. Cronbach's 1990 definition is similar, with the test is being systematic procedure for the observing behavior or describing it the aid of numerical स्केल्स और फिक्स कैटेगरीज। ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बोल रही हूँ पहला लेक्चर देख लो तो आपको ये सारे टर्म्स जो भी मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। एज दीज टू सिमिलर डेफिनेशन सजेस्ट देयर आर सम कॉमनैलिटीज अमंग ऑल द डिफरेंट डेफिनेशन। पहले डिफरेंस देखा था हमने कि कोई कंपैरिजन की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे क्रॉनबैक कंपैरिजन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी पे बात कर रहे हैं। फ्रीमैन जो है वो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट की ओर बात कर रहे हैं। ठीक है। मन जो है वो अलग बात कर रहे हैं। ठीक है। सो पहले हमने डिफरेंस देखे, अब थोड़े से सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। दे ऑल डिस्कस गेटिंग अ मेजर और यूजिंग सम टाइप ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो भले ही सब अलग अलग डिफरेंट हो थोड़ा, लेकिन सारा मेन मोटिव क्या है, उनका मेन एस्पेक्ट क्या है, टू मेज़र। ठीक है। मेजरमेंट की बात सब लोग कर रहे हैं। इन असेसमेंट काउंसिलर्स ऑफन वांट एन इंडिकेशन ऑफ क्वांटिटी, हाउ डिप्रेस्ड इज द क्लाइंट, आर द टेस्ट स्कोर्स हाई इनफ टू गेट इनटू हार्वर्ड। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, एक फॉर एग्जांपल है, देख आपका क्लाइंट है वो कितना डिप्रेस्ड है। ठीक है। आर द टेस्ट स्कोर्स हाई इनफ टू गेट इनटू द हार्वर्ड। ठीक है। क्या आपका जो क्लाइंट है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। कि अगर वो इतना ज़्यादा हाई स्कोर कर रहा है तो क्या वो हार्वर्ड में जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन है कि आपका क्लाइंट कितना डिप्रेस है। तो ये कैसे कैसे ये ना, ये कैसे कैसे असेस हो रहा है। ठीक है। कैसे 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 पता चल रहा है, मेजरमेंट से। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स many of the questions are related to whether there is a lot of समथिंग और जस्ट अ लिटिल। ठीक है। अब काफ़ी क्वेश्चन में ये इससे रिलेटेड होता है कि ये लाइक थोड़ा बहुत है या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। थोड़ा बहुत है या लाइक समथिंग। इन काउंसलिंग प्रैक्टिशनर्स आर ऑफन इंटरेस्टेड इन ह्यूमन कंसिडर्ड एज अ इमोशंस, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी फैक्टर एंड सेल्फ एस्टीम एंड एप्टीट्यूड। अब काउंसलिंग में जो प्रैक्टिस करते हैं काउंसलर, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक इमोशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, सेल्फ एस्टीम, एप्टीट्यूड्स पर ध्यान देते हैं। ठीक है। एंड दिस कंस्ट्रक्ट however cannot be directed measure cannot be directly measure, ये डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक उदाहरण लें, फॉर इंस्टेंस, इंडिविजुअल कैन नॉट गिव अ पिंट ऑफ इमोशन इन द सेम वे दे कैन गिव अ पिंट ऑफ ब्लड। ठीक है। वो इमोशन इतनी जल्दी नहीं दे सकता जितना जल्दी वो जिस वे में जैसे वो एक पिंट ऑफ ब्लड दे सकता है। ठीक है। पिंट का मतलब क्या होता है, अ यूनिट ऑफ लिक्विड। ठीक है। यूनिट ऑफ लिक्विड होता है पिंट का मतलब। देखो फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स कैन नॉट गिव अ पिंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ मतलब यूनिट ऑफ इमोशन जितनी जल्दी इंडिविजुअल नहीं दे सकते, वैसे ही सेम टू सेम जैसे वो ब्लड इतनी जल्दी नहीं दे सकते ना, यूनिट ऑफ ब्लड। ठीक है। नहीं दे सकता, वैसे ही इंडिविजुअल अपना इमोशन नहीं दिखा सकते जल्दी। ह्यूमन्स फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिकेट देयर इमोशंस बाय देयर बिहेवियर। ठीक है। वो ऐसे ही नहीं अपना इमोशन बता देंगे, उनके बिहेवियर में दिखता है। ठीक है।
हम ब्लड टेस्ट कब करवाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, जब हमको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कोई भी अपने इमोशंस भी ऐसे नहीं दिखा देगा, ठीक है। उसके बिहेवियर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देयर स्टेटमेंट्स से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिहेवियर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके इमोशन को, ठीक है। और इवन द आंसर दे गिव ऑन अ क्वेश्चनियर, जो क्वेश्चनियर पे वो आंसर दे रहे हैं उससे पता करना पड़ेगा उनके इमोशन के बारे में। जो क्वेश्चनियर पे वो चीज़ें बता रहे हैं उससे बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट से उनको एवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट, क्वेश्चन और बिहेवियर से उनके इमोशन के बारे में हम इंडिकेट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्पीकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन आर बिहेवियर्स, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जो इसकी स्पीकिंग है और रिस्पॉन्डिंग है क्वेश्चन का, ठीक है, वो बिहेवियर के ऊपर हो, बेस्ड हो। And when working with clients, a counselor must consider the sample of behavior when they reflect on two important questions. First, the sample of behavior is indicated how a person is usually behaves. The second, the inference of being made correct, ठीक है, इन्फेरेंस। अब देखो, काउंसलर को दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो उनके पास सैम्पल ऑफ बिहेवियर आया है ना, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ठीक है, एक पर्सन यूजुअली डेली बेसिस पे, ऑन डेली फंक्शनिंग उसका जो भी होता है, ठीक है, डेली बेसिस पे यूजुअली वो पर्सन कैसा बिहेव करता है। और जब इन्फेरेंस आया, सेकंड आर द इन्फेरेंस बीइंग मेड करेक्ट, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस आया क्या वो सही से हुआ, और तब उस पर क्या मतलब कैसे वो बिहेव किया वो पर्सन, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज सिमिलर टू द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से ये सिमिलर है, बट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। असेसमेंट में ज़्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ यूज़ होता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा होता है असेसमेंट एक, ठीक है, इंडिविजुअल का। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने पहले ही देखो इसलिए बोल रही हूँ, पहला लेक्चर जिन्होंने देखा है उनका तो रिविज़न हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो मैं बता दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखो, बहुत सारी चीज़ें तो लाइक 90% चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हम बट 10% इसको बुकिश भाषा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर मेन आंसर राइटिंग। सो ओके, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट था वो एक प्रोडक्ट था, और ये एक प्रोसेस और प्रोसीजर है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस that involves the integration of information from all the multiple sources, such as the test of normal and abnormal personalities, test of ability or intelligence, aptitude, attitude, test of interest and attitude, as well as the information from the personal interview. Collateral information is also collected about the personal, occupational and medical history, such as from records or from interviews with the parent, spouse, teachers or previous therapists and physicians, ठीक है। सारे हमने पढ़ चुका है कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है वो लाइक पर्सन बेसिस पे भी पूरी हिस्ट्री निकालता है, और इलनेस, पास इलनेस, और अलग अलग टेस्ट लेता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस पे, ठीक है। सो अब देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये सब हम अभी असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब टेस्ट देखते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द डाटा, ये एक डाटा का सोर्स है, ठीक है, जो कि इसमें यूज़ होता है, यूज़ विद इन द टेस्ट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में ही ये जो सोर्स ऑफ डाटा यूज़ होता है उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है वो एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोसीजर यानी एक प्रोसेस है। यूजुअली मोर देन वन टेस्ट इज़ यूज, ठीक है, यूजुअली एक से ज़्यादा टेस्ट ही यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स many psychologists do some level of assessment when providing services to the clients or patients, or may use, for example, simple checklist to assess some traits or symptoms. But psychological assessment is more complex and detailed in depth process. Typical types of the focus for psychological assessment are to provide a diagnosis for the treatment setting, to assess a particular area of functioning or disabilities, often for the school settings, and to help select type of treatments and to assess the treatment outcomes, to help courts decided the issues as such as child custody जो होती है, ठीक है, competency to stand trials जो होते हैं, to help the assess the job of the applicants and एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड करियर डेवलपमेंट काउंसलिंग, तो फॉर ट्रेनिंग। सो ये काफ़ी सारे एरियाज़ में यूज़ आता है, ठीक है, कोर्ट्स में यूज़ आता है, जैसे चाइल्ड कस्टडी है, या अभी जैसे आई फॉरगॉट द नेम, अभी जो बहुत ही फेमस केस चला था लाइक हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ थे, जिसमें जो लेडी थी, जो एक्टर थी, वो दोनों मतलब दोनों मैरिड थे पहले। जो एक्टर थी उनको एक नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी थी, वो नार्सिसिस्टिक थी, ठीक है, नार्सिसिज्म था उनमें, तो वो एक डिसऑर्डर से पीड़ित थी। तो जब कोर्ट में ट्रायल हुआ तो लाइक सोचो वहाँ पर भी ये कितना साइकोलॉजिकल असेसमेंट
यूज़ आता है, काम होता है, ठीक है, फॉर कस्टडी। तो ये तो फॉर एग्जांपल था, ठीक है। मैं आपको नाम बता ही देती हूँ, वेट। ये देखिए, एम्बर हर्ड और जो जॉनी डेप हैं, ठीक है, उन्होंने कोर्ट में, देखिए, ये केस बहुत ही फेमस चल रहा था, जिसमें एलिगेशन थे कि लाइक मिसयूज़ और वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन हमेशा देखिए एक लड़का, एक मैन ही, एक आदमी ही जिम्मेदार नहीं होता है। सो ये काफ़ी सही एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ इस केस में, जो कोर्ट में पेश किया गया, जिससे ये पता चला कि जो मैन है, जॉनी डीप है, वो निर्दोष है और इनको एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, ठीक है, नार्सिसिज्म था। सो ये था, ठीक है। सो ये एग्जांपल था कि कहाँ का यूज़ होता है, लाइक चाइल्ड कस्टडी में भी यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, a distinct is there in the assessment and the testing given by the ERA APA and NCME in 1999। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे APA का मतलब सबको पता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो इन्होंने एक ब्रॉडर एक रेफर करके, रेफरिंग टू अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेट एंड टेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सोर्सेज, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, हॉस्पिटल से सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर लिया, इंटीग्रेट किया, ठीक है, और डिफाइन किया कि असेसमेंट जो ब्रॉडर टर्म है इसको, ठीक है। अब देखिए, जो भी हमने पढ़ा है उसको टेबल के रूप में अगर आप उतारेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो जल्दी याद होता है, जल्दी अंडरस्टूड हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में फ़र्क। असेसमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड टेस्टिंग इज़ अ नैरो टर्म, ठीक है। ये अभी कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, असेसमेंट के अंदर ही टेस्टिंग आती है, ठीक है। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ प्रोसीजर, एंड टेस्टिंग इज़ अ टेस्ट, इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड, असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेरियस टेक्निक्स लाइक फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तरीके से इसमें डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर ऑफ द मेजिंग ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। इसमें एबिलिटी, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सारे टेक्निक्स यूज़ होता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यूज़ होता है, इंक्लूड होता है। द प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट यूजुअली ऑल्सो इंक्लूड इंटर, देखो इसमें क्या क्या और भी क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। टेस्ट बताया, तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, मेंटल हेल्थ अलग अलग टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। और ये सारे टेस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ही पार्ट है, उसमें ही इंक्लूड होता है, ठीक है। इसलिए इसको नैरो टर्म कहा गया है और उसको ब्रॉडर टर्म कहा गया है, ठीक है। अब देखो, टेस्टिंग की बात करें, अलग टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो उसमें देखो इंटरव्यू भी हो रहा है, इंक्लूड डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री भी निकल रही है, मेडिकल इलनेस हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री निकल रही है, ऑब्जर्वेशन बाय अदर्स भी हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स अ ब्रॉडर टर्म। An extremely complex process of solving problems, answering questions in the psychological test are often used one of the methods to collecting the relevant data। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, कि आपके पास को प्रॉब्लम में क्या है उसको सॉल्व करना, और सॉल्व कैसे वो कर रहे हैं उसको, लाइक सिंप्लीफाई करना, उसको समझना प्रॉब्लम को, फिर उसका सॉल्यूशन देना, ठीक है। तो इन सब के लिए, उन समझने के लिए, डायग्नोस करने के लिए डिसऑर्डर बहुत अलग अलग टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, ताकि उस केस से रिलेटेड, उस पेशेंट के डायग्नोसिस और डिसऑर्डर से रिलेटेड रेलेवेंट डाटा कलेक्ट कर सके, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है वो, अभी हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ रहे थे, अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में देखें तो एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कलेक्टेड about the client's behavior is more accurate and detailed. Information collected is based on the test only, so little is the known of the client behavior, ठीक है। सो इसमें असेसमेंट में मोर एक्यूरेटली होता है और डिटेल्ड होता है, इसमें सिर्फ कुछ टेस्ट हो रखे होते हैं, ठीक है। असेसमेंट की बात करें तो रेफर्स टू एनी मेथड यूज टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसको रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। ऑन द अदर साइड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है, ये एक टास्क होता है, इट इज़ अ टास्क ऑन द पीपल, ठीक है, जिनको बोला जाता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करें और अचीवमेंट टेस्ट एप्टीट्यूड दें, ताकि वो मैक्सिमम
परफॉर्मेंस कर सके और उनका मेजरमेंट कर सके, हम उनका रिजल्ट अच्छे से निकल सके। द असेसमेंट प्रोसेस कंबाइंड्स एंड इवेलुएट्स ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर अबाउट द इंडिविजुअल। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना इसमें कलेक्ट कंबाइंड होती है, उसका फिर बाद में असेसमेंट होता है, ठीक है, असेसमेंट प्रोसेस होता है। और द टेस्ट प्रोवाइड्स ओनली अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये सिर्फ एक पार्ट बताता है पर्सन का, ठीक है, लेकिन उसका पूरा असेस और इवेल्यूशन कौन करेगा, किस में होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। इसलिए बोला मैंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक प्रोसेस यानी प्रोसीजर है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, एक प्रोडक्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक नैरो टर्म है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक पार्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो बैक करके दोबारा देख लो, और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसका मतलब है उन्होंने पहला वीडियो जाके नहीं देखा है, तो पहले वो जाके देख लीजिए, ठीक है। हिस्टोरिकली टेस्टिंग एंड असेसमेंट हैव बीन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द काउंसलिंग। ये काउंसलिंग और अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट को समझना करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखता है, ठीक है। इन काउंसलिंग एंड अप्लाइड साइकोलॉजी टेस्ट हैव बीन इंपॉर्टेंट रोल्स और बोथ एज वेल एज द टूल्स टू फेलिसिटेट द गोल्स ऑफ द काउंसलिंग एंड फॉर द असेसमेंट, ठीक है। डिस्कस द टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी हमने पहले वाले में देख लिया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, विथ नोट्स। बट यहाँ पे थोड़ा हम मेन आंसर राइटिंग करनी है भाई, तो बुकिश भाषा तो पढ़नी पड़ेगी, देखिए हम ज़्यादा लिखता है। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले, डिस्कस द टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट आर मेजरिंग द डिवाइस दैट डिज़ाइन टू मेजर द साइकोलॉजिकल वेरिएबल लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में डिफर ऑन द नंबर ऑफ एस्पेक्ट सच एज कॉन्टेंट। अब देखो अलग अलग टूल्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कंटेंट में क्या होता है, विच विल डिपेंड ऑन द व्हाट द टेस्ट पर्पस एंड टू मेजर और व्हाट इज़ द फोकस ऑफ टेस्ट। टेस्ट का फोकस क्या है, उसमें कंटेंट देखो, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेट, विच द प्लान, देखो पहला कंटेंट, फॉर्मेट, पेपर, पीपल टुगेदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रुप टेस्ट, ठीक है। So format, which is the plan, structured or arrangement of the format of administration procedure, such as whether the test is administered in a paper pencil format is computerized, पेपर पेंसिल में है फॉर्मेट या कंप्यूटराइज कंप्यूटर पे आप टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स में ये क्लासीफाइड हो सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल के टाइम क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट ले रहे हैं या ग्रुप टेस्ट ले रहे हैं या पीपल के साथ ले रहे हैं, ठीक है, ग्रुप टेस्ट है या जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है। पावर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, ठीक है, कि कोई टाइम लिमिट है कि नहीं है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग टाइम पे, ठीक है। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर पेपर पेंसिल पे होता है, कई जिसमें परफॉर्मिंग टेस्ट होता है, काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। सम आर परफॉर्मेंस टेस्ट। Psychological test can also be classified on the basis of types of behavior they measure, such as ability, aptitude and और achievement. Scoring and interpretation procedure की बात करें तो scoring is the process assigning the predetermined evaluation codes to certain type of responses on the test task और अदर बिहेवियर सैम्पल्स, ठीक है। द स्कोर्स कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वे। स्कोरिंग क्या होता है, ये एक असाइनिंग प्री डिटरमाइंड वैल्यू इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन कोड होता है एक, ठीक है। तो स्कोरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि किसको असाइन करता है, प्री डिटरमाइंड इवैल्यूएशन, जो पहले से प्री डिटरमाइंड जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएटिव कोड्स होता है, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ऑन टेस्ट या टास्क या अदर सैम्पल बिहेवियर, ठीक है। स्कोर्स को कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है, इन डिफरेंट वे। वन सच वे इज़ टू यूज़ ऑफ कट स्कोर्स एंड कट ऑफ स्कोर्स विच इज़ रेफरेंस पॉइंट ऑफ द स्कोर यूज टू डिवाइड द सेट ऑफ डाटा इनटू टू और मोर क्लासिफिकेशन, ठीक है, या तो दो और दो से ज़्यादा क्लासिफिकेशन में डाल दो, जिसमें कट स्कोर या कट ऑफ स्कोर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करो। द टेस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन स्कोर बाय द टेस्ट मेकर देमसेल्फ और रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड इवेल्युएटर, ठीक है। या इसको या तो कई टेस्ट होते हैं जिनको खुद से भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं, या कई टेस्ट ऐसे होता है जिस पे लाइक हमको इवेल्युएटर किसी की ज़रूरत पड़ती है हमारी स्कोर निकालने के लिए, ठीक है, और इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोगों ने देखो कितने सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसमें स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन का प्रोसीजर हमको पता है कैसे होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टेक्निकल क्वालिटीज़, ठीक है। अब टेक्निकल क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें
Tests differ from the each other on the basis of their टेक्निकल साउंडनेस एंड साइकोमेट्रिक साउंडनेस, ठीक है। टेक्निकल साउंडनेस होते हैं टेस्ट अलग टाइप के, टेक्निकल अगर चीज़ें देखें तो, ठीक है। टेक्निकल क्वालिटीज़ क्या होती है किसी टेस्ट की, या तो टेक्निकल साउंड वाला होगा या साइकोमेट्रिक साउंडनेस, ठीक है। साइकोमेट्रिक साउंडनेस रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर्स व्हाट इज़ पर्पस टू मेजर, ठीक है। अब हम साइकोमेट्रिक साउंडनेस को जैसे कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी से भी कर सकते हैं कि भाई ये जो टेस्ट हो रहा है वो जो पर्पस है उसी के लिए हो रहा है ना। अगर हमको अग्रेशन टेस्ट निकालना है तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों ले रहा है। अगर उसका डिप्रेशन स्केल निकालना है तो भाई हैप्पीनेस स्केल क्यों मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसका ठीक है, अगर उसका एग्रेशन एटीट्यूड टेस्ट हमको चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, ठीक है, तो हमको एटीट्यूड टेस्ट चाहिए, तो हम उसका कोई भी अदर टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो हमको वही टेस्ट मेजर करना चाहिए जिसका पर्पस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है, जिसको हम वैलिडिटी भी कहते हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा आगे चल के आएगा लेक्चर, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अब अलग अलग करके देखिए तो कुछ स्टार्टिंग का था रेफरेंस, ठीक है, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्ट के बारे में, टूल्स के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। अब हम टूल्स के बारे में एग्जैक्टली देखते हैं। पहला टूल क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू इज़ अ डायलॉग बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट, ठीक है। ये मैंने भी पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया है बहुत ही ईजिली नोट्स के, ठीक है, लेकिन ये बुकिश भाषा में अच्छे से पढ़ लेते हैं। एंड इंटरव्यू इज़ अ डायरेक्टेड कॉन्वर्सेशन एम एट eliciting eliciting information for diagnosis, evaluation, treatment planning, etc. In other words, the interview is the method of gathering information through direct communication इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल एक्सचेंज। मतलब इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, आप दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोसिटी हो रही है, ठीक है, एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज है कम्युनिकेशन का, और डायरेक्ट हो रही है, ठीक है, जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि एन इंटरव्यू इज़ अ डायरेक्ट और अ डायलॉग बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट, और वी कैन से पेशेंट। द इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड बाय द थेरेपिस्ट, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट with the aim of assessing the behavior of the client to know the क्लाइंट्स पर्सनैलिटी एंड कैपेबिलिटीज़। अब बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, इंटरव्यू का मेन थेरेपिस्ट का एम क्या होता है कि जो इंटरव्यू लिया थेरेपिस्ट ने, बिहेवियर देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है पेशेंट का, क्लाइंट का, कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे, ठीक है, पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और जिससे हमको पता चल सके, जिससे उनको पता चल सके कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। और जो इंटरव्यू है वो हाईलाइट करता है, ठीक है, कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो कैसे सिचुएशन अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो, ठीक है। इंटरव्यूज आर यूजुअली प्लान्ड होता है, यूजुअली ये प्लान्ड होता है विद द पर्पस ऑफ गोल दैट एक्सेप्टेड लेंथ की कितने का होगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस होगा, कैसे कंडक्ट होगा, इंटरव्यू कंप्लाइंस, ठीक है, ये पूरा डिसाइडेड होता है। ये भी लेकिन अलग अलग टाइप के होता है, ठीक है। द टूल ऑफ इंटरव्यू इज वाइडली यूज इन द सेवरल सेटिंग्स इंक्लूडिंग द क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है, स्कूल सेटिंग्स में यूज़ होता है, एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ होता है, कॉर्पोरेट प्लेसेस में, प्लेसमेंट में यूज़ होता है, कंज्यूमर बिहेवियर में भी यूज़ होता है, इन सेवरल अदर्स, ठीक है। बिसाइड फेस टू फेस इंटरव्यू टाइप होते हैं, कुछ इंटरव्यू टेलीफोन से होते हैं, ठीक है, कुछ वर्बल नॉन वर्बल इंटरनेट इंटरव्यूज़ हैव ऑल्सो गेन्ड पोजीशन, ठीक है, आजकल कि, और वैसे भी कोविड के बाद तो इंटरनेट इंटरव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो गए, ठीक है। नोट that an interview can be conducted in many ways and for a variety of purpose what is noted in an interview, ठीक है। इंटरव्यू अलग अलग टाइप से कंडक्ट हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग पर्पसेस होते हैं, ठीक है। बट हमें एक इंटरव्यू में ऑब्जर्व, नोट क्या कर सकते हैं एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो द इंटरव्यू में क्लोजली ऑब्जर्व द क्लाइंट so as to gather better information about the client, and he may particularly observe what the client tell him, how much the information the client will be willing to and able to provide, ठीक है। अब देखो किसी भी इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरत है कि वो अपने ऑब्जर्वेशन में, या वो इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यूअर जो है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो काउंसलर जो है, उसको क्या बातें नोट करनी चाहिए कि देखो आप इतनी अच्छी तरह क्लाइंट को ऑब्ज़र्व करो कि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, ठीक है। किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या जो पेशेंट है, क्या जो क्लाइंट है, ठीक है, वो आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है,
वो क्या क्या चीज़ें आपको बताना चाहता है और वो क्या क्या आपको बातें बता सकता है, वो क्या क्या आपको बातें बता रहा है, ठीक है। उससे क्या क्लू मिल रहा है, क्या क्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। आर देयर एनी क्यूज़ दैट द क्लाइंट इज़ टेकिंग फ्रॉम द इंटरव्यू फ्रॉम द फॉर अ सोशल अप्रूवर। क्या वो सिर्फ इंटरव्यू को यही सारी अच्छी अच्छी बातें ही बता रहे थे ताकि उसको सोशल अप्रूवल मिल सके, कि मतलब अपना, क्योंकि सबके लिए अपना इमेज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो अगर इन्होंने कुछ गलत किया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो लाइक डायरेक्ट नहीं बताएंगे, वो एक ऐसा डिस्टॉर्टेड वे में वो अपना लाइक प्रॉब्लम या अपने चीज़ें बताएंगे जिससे एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में बताएंगे ताकि उनके ऊपर कुछ भी लाइक इमेज का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो आपको वो भी अच्छे से डिटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनका पेस क्या है, बोलने का तरीका, टोन क्या है, वॉल्यूम ऊपर है, नीचे है, मीडियम है या सुनाई ही नहीं दे रही, इतने धीरे बोल रहे हैं वो, ठीक है, या हाइपर है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन क्या है, ठीक है। ये सारी क्लाइंट की बातें आपको नोटिस करनी पड़ती है, ठीक है। लैंग्वेज का कमांड क्या है, वो कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहा है, जो आप उसका स्पीच ऑर्गेनाइज है या डिसऑर्गेनाइज है, वो कभी भी कुछ भी बोल रहा है। जैसे जैसे आपने पूछा कि आपने कल सुबह से अभी तक क्या किया, तो वो बोलेंगे मैं उठा, फिर मैं शाम को इधर चला गया, फिर दिन में मैं ऐसे चला गया, फिर मैंने ये खाया, फिर मम्मी ने डांट दी। तो मतलब वो सीरीज़ वाइज नहीं, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान बताएगा तो ऐसे बोलेगा ना, ठीक है सुबह मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर दिन में ऐसे, शाम में ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हुआ। वो डिस्टॉर्टेड वे में बोल रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, ठीक है। मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड है। लैंग्वेज लाइक वो कैसे वर्ड यूज़ कर रहा है, लाइक आपने पूछा कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो लाइक वो फैमिली के बारे में जब वो बता रहा है तो वो कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्या वो गिल्ट, रिग्रेट, एंगर, फाइट ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा है, या वो हैप्पी न्यूक्लियर फैमिली है और इतने मेंबर हैं, लाइक नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रहा है, या अलग अलग गिल्ट, रिग्रेट जैसी ऐसी ऐसी वर्ड्स, नेगेटिव जो वर्ड होते हैं ना वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उसके बिहेवियर को ऐसे ऑब्जर्व करने से, ठीक है। द इंटरव्यू में ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट वेदर द क्लाइंट इज़ कॉपरेटिंग विद द इंटरव्यू और नॉट, वेदर द क्लाइंट हैज़ वॉलंटरी कम इन फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। सो ये सब चीज़ें इंटरव्यूअर को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। अब इंटरव्यूज़ के कुछ टाइप होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें दो टाइप के मेनली बता रखा है, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू is designed for the specific information gathering. The type of questioning is usually in yes or no or definitely somewhat at all, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि एक आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आगे आंसर में ये लिखा होगा येस नो पे टिक करना है, या तो येस पे टिक करना है, या तो नो पे टिक करना है, या डेफिनेटली पे टिक करना है, या समवॉट या नॉट एट ऑल, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इन सब पे टिक करना है, ठीक है। फोर्स चॉइस फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। और ऑफन यूज टू प्रोवाइड डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट बाय डिटेल्ड क्वेश्चनिंग ऑफ द क्लाइंट। इट मे बी ब्रोकन अप इनटू द डिफरेंट सेशन रिफ्लेक्टिंग द डायग्नोसिस इन द क्वेश्चंस। द स्ट्रक्चर इंटरव्यू फॉर द DSM 111R SCIDR इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। जो DSM है ना, उसके अंदर लाइक ये जो दिया हुआ है टर्म, ठीक है, उसमें ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ से आया है, वहाँ पे दिया हुआ है इसमें DSM में, ठीक है। अब देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लिया कि येस नो और इसमें आंसर करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, अदर इंटरव्यूज़ कैन बी लेस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं, अनस्ट्रक्चर का मतलब सही सेम सी बात है, सिंपल सी बात है कि लेस स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अलाउ द क्लाइंट्स more control over the topic and the direction of the interview. Unstructured interviews are better suited for general information gathering, and structured interviews for the specific information gathering. Unstructured interviews are often used to open questions, वो close ended होते हैं, open ended होते हैं, ठीक है, which ask for more explanation in elaboration of the part of the client. वो objective होता है, subjective होता है, ये ज़्यादा like ज़्यादा सूट करता है गैदरिंग टू गैदर द मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव होता है, येस नो वाले में होता है, ठीक है। और ये अनस्ट्रक्चर्ड लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें सब्जेक्टिव होता है और इसलिए ज़्यादा अच्छा सूट करता है फॉर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। एन इंटरव्यू इज़ अ रेसिप्रोकल अफेयर, ठीक है। द स्किल्स ऑफ इंटरव्यू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर
स्किल्ड होगा, ठीक है, उसको पता होगा कैसे क्या कब रेसिप्रोसिटी शो करनी है, कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे कंफर्टेबल करना है, कैसे रैपो बिल्ड करना है, ठीक है, कैसे एक्यूरेटली वहाँ से निकालना है, कैसे हमको असेसमेंट करना है, कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, कैसे टेस्ट लेना है, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। तो इंटरव्यूअर अगर स्किल्ड होगा तो इंटरव्यू की क्वालिटी अच्छी होगी। इफ़ अ इंटरव्यू इज़ ए स्किलफुल, ठीक है, he can elicit quality information from the interviewee. Interviewing skills may include the interviewer's ability to convey genuineness, empathy, humor, and ability to pick up quickly from the answer relevant to the unstructured interview. पहला हो गया इंटरव्यू, क्या होता है, ठीक है, डायलॉग बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड कन्वर्सेशन बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट। दो टाइप के हमने पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो पहला टूल हमने पढ़ लिया है, द फर्स्ट टूल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज इंटरव्यू। द सेकेंड टूल पढ़ रहे हैं द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज़ अ वर्क सैम्पल टू एसेस इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइंट ऑन अ पर्टिकुलर स्किल और टास्क, ठीक है। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ यूज इन varied situation including the educational settings. The basic contention is that the process of assessment cannot be carried out with a single administration of test. Instead of compilation of related work can be give better picture of the client capabilities. एक पोर्टफोलियो क्या होता है? एक वर्ड सैम्पल होता है, ठीक है, जिससे हम क्लाइंट के बारे में ज़्यादा पता कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है, लाइक ये इसमें एजुकेशनल सेटिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक समझ लीजिए एक फ़ाइल टाइप में है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, एक फ़ाइल टाइप में है, उसमें आपके सारे कैपेबिलिटीज़, आपकी हिस्ट्री और अब क्या मतलब पूरी मेंटल स्टेटस भी है और मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन भी किया हुआ है, केस स्टडी के भी है, जो भी आपके पास में वह सब लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है, ताकि और ये कंपाइलेशन है, ठीक है, एक वर्क का एक कंपाइलेशन वर्क है आपका, जो भी आपके टेस्ट हुए हैं पीछे, ठीक है, पास्ट में। दस द पोर्टफोलियो इज़ यूज टू गिव अ बेटर आइडिया अबाउट द क्लाइंट्स कैपेबिलिटीज़। अब देखो अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो होता है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो इज़ द पर्सनल डिजिटल recorded containing information such as the collection of artifacts and evidence demonstrating that one's know and can do. For example, if we want to assess a student writing skills, we cannot rely on one test administration, ठीक है, and came to the conclusion about it. Instead of a student can be asked to give a compiled work or selected writing sample to the aid the process of evaluation. फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो किसी का स्टूडेंट को बोला जाए, किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ पोर्टफोलियो का, किसी स्टूडेंट को बोला जाए कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाइए, तभी आप हम आपको, जैसे लिंक्डइन या इन सब साइट्स पे होता है ना कि लाइक जो कंटेंट राइटर्स होते हैं उनका काम मांगा जाता है, ठीक है, इन अ टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, कि आप अपना काम बताइए, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कैसा कैसा काम किया है, किस किस टॉपिक्स, किस किस जेंडर, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ताकि हम आपको हायर कर सकें, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स मांगेंगे तो आप एक ऐसे एक स्पीच एक आर्टिकल दिखा दोगे तो वो आपको तो ऐसे रख नहीं लेंगे, ठीक है। तो फॉर अ बेटर इन्फॉर्मेशन कि आप पूरा अपना वर्क को कंपाइल करके एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल एक ये तो एक काइंड है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सो आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है, फॉर द बेटर प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। अब केस हिस्ट्री देखते हैं। पहला साइकोलॉजिकल टूल क्या देखा था हमने? इंटरव्यू, जिसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड आया था। दूसरा देखा पोर्टफोलियो। तीसरा देखा केस हिस्ट्री डाटा। केस हिस्ट्री डाटा और ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो पहले वो देख लो, उसके बाद बुकिश भाषा में इधर देख लो, ठीक है। सो केस हिस्ट्री रेफर्स टू एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ client which may be in descriptive and explanatory. Case study assembles the case history data for a detailed macro review and to be ascertain facts. The case history data refers to records, transcript and other account in written, pictorial or any other form. They may include archived information including the institutionalized files, informal accounts, and other data relevant to the assessment SSC history data, and can be very useful tool in widely
wide variety of assessment contexts including the clinical evaluation, neuropsychological evaluation और even the school setting. केस हिस्ट्री डाटा क्या है आपको पूरा इसमें, अब केस हिस्ट्री है भाई, पूरा एक क्लाइंट उस पेशेंट की भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पास हिस्ट्री सब निकालो, ठीक है, क्या पास्ट उसका इन्फॉर्मल है, ठीक है, इन्फॉर्मल मतलब इन्फॉर्मेंट कौन है, किसने इसको बताया, कौन इसको लाया, रेफर्स क्या है, इसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, इलनेस की क्या हिस्ट्री है, इसका पर्सनल डाटा क्या है, नाम, एज, सेक्स, मेडिकल स्टेटस, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है कि क्या है, ठीक है। तो ये अलग अलग इवैल्यूएशन होता है और ये इसमें क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। सो पूरा इन डेप्थ स्टडी जो होते हैं उसको बोलते हैं केस हिस्ट्री डाटा, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी को क्या बोलते हैं, केस हिस्ट्री डाटा, ठीक है। इंटरव्यू हो गया, केस हिस्ट्री डाटा होगा, पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में देखें तो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन इज़ द एग्जामिनिंग the actions of the SSC by visual or electronic means while recording the quantitative and qualitative information regarding the actions. How does the client act? Nervous, calm, smug? What does he do or not? Does the SSC make or maintain eye contact? How does the SSC solve the problem? Behavior observation may be used in a variety of settings such as clinical settings, such as to add interview information or to assess results or treatment, or in a naturalistic settings like a classroom, or in research settings including the laboratory or other structured settings. Although most of the times it is feasible that this observation is carried out in structured settings like a clinic, behavior observation may be done विथ अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसके जो क्लाइंट के बिहेवियर को कैसे कैसे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसके बोलने का तरीका देखो, बोल कैसे रहा है, बैठा तो बैठा कैसे, ठीक है, पूरे सेशन में वो रहा कैसे, लाइक क्या उसने आई कांटेक्ट, आई टू आई ऐसे कांटेक्ट करके बात की या नीचे झुक के बात की, ये उसका ध्यान कहीं हो, या बोल कहाँ रहा है, उसका आंखें कहीं और है, बोल कहीं और रहा है, वो देख कहीं और रहा है, ठीक है। या तो आपसे बात कर रहा है क्या डिस्टॉर्टेड, आप पूछ कुछ रहे हो, बोल कुछ और रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़, उसका हर एक एक्शन, उसका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, टोन ऑफ द वॉइस, ठीक है, ये सब ऑब्जर्व करो, ठीक है। ओके ओके, अब रोल प्ले टेस्ट देखते हैं। रोल प्लेइंग रेफर्स टू द चेंजिंग वंस बिहेवियर टू अज्यूम अ रोल आइदर कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली टू एक्ट आउट एन अडॉप्टेड रोल अकॉर्डिंग टू कोहेन एंड स्वर्डिक। सो इस स्वर्डलिक ने बोला है रोल प्ले इज एक्टिंग एन इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है, improvised or partially improvised part in stimulation situation. Role playing may also refer to the role training where the people rehearse situation in a preparation for a future performance and to improve their abilities within a role such as particular occupation, एजुकेशन एंड सर्टेन मिलिट्री वॉर गेम्स, ठीक है। अब किसी को कोई मैच खेलना है तो वो लाइक प्रैक्टिस करता है, पहले रोल प्ले करता है, ठीक है, उसको अच्छे से विजुअलाइज करो कि मैं जीत गया या मैं ऐसे खेल रहा हूँ, ठीक है। या मिलिट्री में जो आर्मी में जाने से पहले पूरा रोल प्ले होता है कि भाई वहाँ पे वॉर में कैसे कैसे होगा, ठीक है। सो वो एक रोल प्ले कर रहे होता है ना, तो उसको उनसे बहुत ही अच्छा, चाहे वो अनकॉन्शियसली हो कॉन्शियसली हो, रोल प्ले बहुत ज़रूरी होता है, लाइक टू इन अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑल्सो, ठीक है। ये सब मेनली मिलिट्री वाली चीज़ तो बताऊँ, ये सब मेनली मिलिट्री साइकोलॉजी होता है, ठीक है, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ही सारे काम करते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट कौन यूज़ करता है, मेनली मिलिट्री वॉल्स, मतलब मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, और भी हर सेटिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। रोल प्ले तो हर किसी भी जगह हो सकता है। रोल प्ले टेस्ट इज़ अ टूल ऑफ असेसमेंट वेयर इज एसएससीज आर डायरेक्टेड टू एक्ट, ठीक है, एक्ट से डायरेक्टेड होते हैं, एंड इफ़ दे वर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, कि अब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो वो कैसे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, और उसकी सिचुएशन से रिलेवेंट या आपने ऐसे बोल दिया कि आप समझ लीजिए उसकी कोई फैमिली इशू थी, ठीक है, तो उनको आप अच्छा रोल प्ले दे सकते हैं, या बुरा भी कि अगर आपकी फैमिली में ये हुआ तो आप एक्ट करके बताइए कि आप कैसे, आप क्या रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। आपकी फैमिली में अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है,
आप अपनी फैमिली में मेजर मतलब वो कीजिए कि आपके अच्छे से जॉब लग गई, सब खुश हैं, ठीक है, आप वो रोल प्ले कीजिए, वो सोचिए, वो विजुअलाइज कीजिए, वो एक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्यूटर्स एक बहुत अच्छा टूल है। कंप्यूटर की बात करें तो द टास्क ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग द एवेल्यूशन एंड इज टेडियस एंड प्रोन टू मैनी एरर्स, ठीक है। कंप्यूट देखो टेस्ट का जो टास्क होता है, द टास्क ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो स्कोरिंग करना होता है, एवेल्यूशन करना होता है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी गलतियाँ और एरर्स उसमें आ सकती हैं, ठीक है, जिससे डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, एरर आ सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर आया फिर, ठीक है, कंप्यूटर जो इन मॉडल डे है, जो रियल लाइक टुडे है, आज के ज़माने में कंप्यूटर्स कितना मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एरर को रिड्यूस नहीं, हटा ही देता है, ठीक है, मोस्टली एरर्स, गलतियाँ नहीं होना देता, ठीक है। कैप्स और कंप्यूटर असिस्टेड साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ अ कंप्यूटर असिस्टेंट टू टेस्ट यूज़र फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टेस्ट। ये ढंग से इंटरप्रेट स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेट करता है कोई भी टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। सी ए पी enables लाइक कंप्यूटर असिस्टेंट, जो कंप्यूटर्स होता है वो enables द टेस्ट टेकर टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दस द test administrator related variables such as giving cues not to affect testing, ठीक है। CAPA not only enables easy administration but also make the complex scoring and data combination strategies possible। जो कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग होती है, ज़्यादा डेटा होता है, ठीक है, तो वो सारा कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग को भी ईजी बना के सिंपल स्ट्रेटजी लगा के वो एक अच्छा एक्यूरेट एंड नॉन एरर वाला रिजल्ट देती है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड और केस स्टडी में डिफरेंस क्या है, या उनका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ये बस मैं रीड आउट कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बस ये थोड़ा बुकिश भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है, तो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है, फॉर यू जस्ट ओके। सो observation method is a fundamental technique of the data collection. It refers to watching and listening of the behavior of the client over the time without manipulating and controlling it. It also refers finding in a way that allows some degree of analytical interpretation and discussion। देखो ये सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, वो जाके आप प्लीज़ देखिए, अगर नहीं देखा है तो, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिविजन हो रहा है, आई नो। दस ऑब्जर्वेशन ब्रॉडली इन्वॉल्व्स selecting, recording and coding behavior, therefore it is scientific and it tells us how does the person act, nervous, calm or smug, what what do they do and not do they make and maintain eye contact, how close to you do they sit. Often some of the most important information you can gather from the observation of the behavior. Behavioral observation may be used clinically, ठीक है, such as to add interview information or to assess a result of treatment, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, लाइक आप नेचुरली ऑब्जर्व करो, जैसे आप डेली लाइफ में किसको पता नहीं है, ठीक है, आप डेली लाइफ में लाइक आपके सामने जो दोस्त होते हैं, जो टीचर्स हैं, जो आसपास के लोग, एनवायरनमेंट है, अंकल आंटी है, पापा मम्मी है, भाई बहन है, ठीक है, आप उन लोग को ऐसे ही नेचुरलिस्टिक तरीके से ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहते हो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि एक इंटरव्यू है और आप वैसा ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक क्वेश्चन या टाइप और क्वेश्चन वेरियस नोट, हाँ कितना ना, मतलब स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और न्यूट्रल नो टाइप, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि सेम, जो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सेम। पार्टिसिपेटिव या नॉन पार्टिसिपेटिव ये सब भी होते हैं, ठीक है। सो इन सब का मतलब देखिए नीचे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसके भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही ईजिली तरीके से छोटा सा बताया था, इसमें बस बुक की भाषा में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, बस रीड आउट कर देती हूँ। Naturalistic observation is a particular good for observing specific subject. It provides ecologically valid recordings of natural behavior. Spontaneous behaviors are more likely to happen. Structured observation allows control of extraneous factors, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन पे पहुँच गए।
It provides ecologically valid recordings of natural behavior. Spontaneous behavior are more likely to happen. ठीक है, structured observation देख लेते हैं. Allow control of extraneous factors and the reliability of results and can tested by repeating the study. It involves the safe environment to study continuous concepts of infant attachment. अनस्ट्रक्चर में देखते हैं गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू. ठीक है, अनस्ट्रक्चर में ब्रॉड ओवरव्यू मतलब मैंने बोला ना वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है. स्ट्रक्चर्ड गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ सिचुएशन यूजफुल वेयर द सिचुएशन सब्जेक्ट मैटर गोइंग टू बी स्टडीड इज अनक्लियर. ठीक है, पार्टिसिपेटिव देखे तो गिव्स एन इनसाइडर्स व्यू. बिहेवियर्स आर लेस प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड because of the researcher is participant is provides opportunity to the researcher to become an accepted part of the environment. The advantage of observation method क्या है, that is removes any kind of artificiality. ठीक है, कोई भी अलग टाइप का आपका आर्टिफिशियल और कंट्रोल सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये इसका एडवांटेज ऑब्जर्वेशन मेथड का कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है, ओरिजिनल है. इट इज़ वन ऑफ द वैलिड फॉर्म ऑफ assessment and it is direct and capable of analyzing the situation and the behavior of the client. अब देख लेते हैं केस स्टडी मेथड. ठीक है, केस स्टडी मेथड इज़, अच्छा मैंने बोला था पहले इन डेप्थ स्टडी है. ठीक है, सो वही थोड़ी बुकिश भाषा में बस मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप समझ जाएंगे. केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस ऑफ अ सिंगल पर्सन. काउंसलर यूजेस case study to investigate in detail a specific situation or a person. Case studies are often used in clinical cases or in situations when lab research is not possible or practical. Typically data are gathered from a variety of sources. ठीक है, by using several different methods, experiment, interviews and questionnaires, observation diaries, psychometric tests, ये सारे यूज़ होता है. ठीक है, इन द केस स्टडी में ये सारे यूज़ होता है. केस स्टडी कैन बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल, फैमिली पे हो सकता है, इंडिविजुअल पे हो सकता है, ग्रुप सोशल ग्रुप पे भी हो सकता है, इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स पे भी हो सकता है. ठीक है, ये बेस्ड केस स्टडी रिसर्च मेथड ओरिजिनेट इन क्लिनिकल मेडिसिन में ज़्यादा ओरिजिनेट हुआ था ये मेथड. ठीक है, द केस स्टडी द पेशेंट दैट इज़ द फॉर एग्जांपल द पेशेंट्स पर्सनल हिस्ट्री आइडियोग्राफिक मेथड. The case study method often involves simply observing what's happened to or reconstructing the case history of a single participant or a group of individuals, such as in school class or a specific social group. Case studies allow a counselor to investigate a topic in a far more detail than might be possible, and if they were trying to deal with the large number of the research participants. Therefore, it has advantages as case study method provides a sufficient basal factor of the client on which opinion can be drawn easily. अब वो इतना इन डेप्थ स्टडी होती है कि ईजी हो जाता है ओपिनियन करना, लाइक क्लाइंट के ऊपर जो उसको स्टडी करना क्लाइंट को ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये इन डेप्थ स्टडी हमने की है, इसलिए उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पास्ट ही निकाला है. ठीक है, पूरी पर्सनल हिस्ट्री से लेकर सब कुछ, प्रोफेशनल हिस्ट्री, सब केस स्टडी में हमने इन डेप्थ स्टडी की है क्लाइंट के ऊपर, जिससे हमको ईजी होता है उसको ओपिनियन उसके ऊपर लेना, डिसीजन लेना और डायग्नोस करना डिसऑर्डर को. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप आपको ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट जो हमने स्टार्ट किया है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, की सीरीज़ आपको पसंद आई हो. इफ़ आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट कीजिए प्लीज़. आपका प्रोत्साहन, आपका एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ नाइस डे. बाय.